नमस्कार, शिवाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम इंग्लिश के कुछ चैप्टर जो हैं उनको हम कर रहे थे। हमने कई चैप्टर हैं, टेंस के चैप्टर को किया है बड़ी डिटेल से। इसके अलावा हमने आर्टिकल्स, उसके साथ ही साथ हमने नाउन्स के चैप्टर को बड़ा ही क्लियरली हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अभी काफ़ी दिन से हमारी हिंदी की कोई क्लास नहीं हुई है, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए, फ़ोन भी आए हैं कि हिंदी की क्लास के लिए। तो आज हिंदी की क्लास का एक टॉपिक है, उसको आज हम क्लियर करेंगे। हमारे पास है आज के लिए समास चैप्टर जो है, समास चैप्टर जो है आज हम उसको करेंगे। समास देखिए क्या होता है, असल में समास है क्या, ये देखिए। इसमें कहा जाता है कि समास उस एक शब्द को हम समास कहते हैं जो बीच की विभक्ति को छोड़कर मिलता है। यानी उन दो पदों के मेल को हम समास कहेंगे जो अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए रात दिन, ये जो है ये दो पद हैं। पद का मतलब इसमें आप कह लो कि दो शब्द, वो जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसको हम पद कहते हैं। कोई भी एक शब्द मान लीजिए, जैसे जब एक पद है क्योंकि इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से जिस भी एक शब्द का कोई अर्थ निकलेगा उसको हम एक पद कहेंगे। यानी दो वर्णों का एक समूह जिसका अर्थ निकलता हो वो पद कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें कहा है कि ऐसे शब्द होंगे जो बीच की विभक्ति को छोड़कर मिलेंगे। जैसे रात दिन, इसका मतलब होता है रात और दिन। तो जहां भी ऐसा हो कि बीच की विभक्ति को छोड़कर मिल जाएं उसको कहा जाता है समास या समासिक पद। अब देखिए, समासिक पद ऐसे नहीं होगा, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे दिया है। क्या है देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से आपके पास कोई भी एक शब्द आ सकता है। जैसे ये दिवारात्रि, संस्कृत का शब्द है दिवारात्रि, ये एक समासिक पद है। हमें कैसे पता चलेगा समासिक पद है? दिवा का मतलब होता है दिन, रात्रि का मतलब होता है रात। अब देखिए, ये दो पद हैं, दिन अलग है रात अलग है, और ये अपने बीच की किसी भी विभक्ति को छोड़कर मिल रहे हैं। दिवा रात्रि का मतलब होता है दिन और रात। तो ये जो बीच के और विभक्ति है इसको छोड़कर मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये समासिक पद है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए समासिक पद क्या होता है। तो ये समासिक पद होता है। उसके बाद समास जो है इसके 7 भेद पाए जाते हैं, जिसमें इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हो। ये एक छोटी सी ट्रिक आप इसकी याद कर सकते हो। द्वंद्व बहु तत्पुरुष की नहीं आवे है कर्म में द्विगु के। तो द्वंद्व से हो जाता है इसमें द्वंद्व समास ही, बहु से हो जाता है बहुव्रीहि, कहीं कहीं इसको बहुव्रीहि भी लिखा जाता है। तत्पुरुष तो तत्पुरुष ही है। नहीं से हो जाएगा इसमें निय्य तत्पुरुष समास। देखिए, ये भी एक समास होता है, निय्य तत्पुरुष। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। आवे से है अव्ययी भाव, कर्म से है कर्मधारय, और द्विगु से है द्विगु, खुद द्विगु ही। आप इसको याद रखेंगे द्विगु नंबर 1 से। देखिए, आपने द्विगु को द्विगु समास में नहीं, द्विगु नंबर 1 याद रखना है। जैसे कई सारी मूवी आई थी, कूली नंबर 1, आंटी नंबर 1, फलाना नंबर 1। तो यहाँ पे है हमारे पास द्विगु नंबर 1। आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, द्विगु नंबर 1। तो हम बारी बारी से इन सबको डिस्कस करेंगे। ये क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास की डेफिनेशन में कहा जाता है कि कोई भी जब दो विभक्तियां अपने बीच की एक विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं, और किस विभक्ति को? और विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं, कि जब दो पद हैं
बीच की और विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं तो उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे हैं। जैसे अभी अभी हमने किया भी था, दिन रात, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे या ऊंच नीच, देखिए सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है, द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है कि बीच की विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं। तो ये सारे के सारे बीच की विभक्ति को छोड़कर मिल रहे हैं। जैसे मैं कहूँ रात दिन का मतलब क्या होता है, इसमें रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, ऐसे ही ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। तो ये जो सारी की सारे पद हैं ये अपने बीच की और विभक्ति को छोड़कर मिल रहे हैं। जब और विभक्ति को छोड़कर दो पद मिले द्वंद्व समास है। पर पहचान क्या है वो देखिए। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, ध्यान से सुनना है। आपने एक बात याद रखनी है कि जब इसी प्रकार से हमेशा हमारे पास दो पद होंगे और उनके बीच में ये एक हाइफन का ऐसे निशान होगा, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह क्या काम करता है, पहले पद और दूसरे पद इन दोनों को जोड़ने का काम करता है बिना किसी विभक्ति के। तो अगर बीच में ये योजक का चिन्ह आ जाए तो द्वंद्व समास है। पर एक बात आपने याद रखनी है कि इससे पहले वाला पद और दूसरे वाला पद एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। जैसे आप देखिए कि दिन का अपोजिट क्या होता है, रात, पाप का अपोजिट पुण्य, अच्छा का अपोजिट बुरा, ऊपर का अपोजिट नीचे। तो हमेशा ऐसे ही होगा कि ये निशान तो होना चाहिए बीच में, पर दोनों पद क्या एक दूसरे के अपोजिट यानी उल्टे होने चाहिए। अगर कहीं ऐसे आ गया रातों रात, अब निशान तो इसमें भी है पर क्या रातों और रात एक दूसरे का अपोजिट है, नहीं है, इसलिए इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास हम वहीं कहेंगे है कि जहां पे दोनों पद एक दूसरे के उल्टे हों, दिन का उल्टा रात, पाप का उल्टा पुण्य। तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उल्टे होंगे, वहीं पे हम कहेंगे द्वंद्व समास है। याद रखना है आपने, द्वंद्व समास। पर हर जगह पे ऐसा नहीं भी होता है। थोड़ा सा आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, किन्हीं दो अलग अलग वस्तुओं को अगर कहीं एक करके लिख दिया जाए तो वहीं पे होता है द्वंद्व समास। जैसे इसमें लिखा है वेद पुराण, इसका मतलब क्या है, वेद और पुराण। अब आप देखिए, वेद अलग चीज है, पुराण अलग चीज है। मेज कुर्सी, मेज कुर्सी, तो मेज अलग चीज है, कुर्सी अलग चीज है। पर अगर मैंने इसको एक करके लिख दिया मेज और कुर्सी, मैं कहूं किसी को मेज कुर्सी लेकर आओ, मेज कुर्सी लेकर आओ। अब सीधी बात क्या है कि उसको कहा गया है कि एक मेज लेकर आओ और साथ ही साथ एक कुर्सी भी लेके आओ, यानी दो वस्तुओं के नाम बताए गए। इसका मतलब क्या है, मेज और कुर्सी। तो इसी प्रकार से वेद और पुराण अगर कहीं दो अलग अलग वस्तुओं को साथ में जोड़ के लिख दिया जाए तो द्वंद्व समास है। या फिर एक ये पहचान है द्वंद्व समास की जहां पे बीच में ये योजक का निशान हो पर एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा हो, दो वस्तुओं को एक साथ में लिख दिया जाएगा तो वो होता है द्वंद्व समास। याद रहेगी बात। तो द्वंद्व समास यही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे बहुब्रीहि समास के बारे में। देखिए बहुब्रीहि समास जो है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर कंफ्यूज रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें कहा जाता है कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान का मतलब क्या है, घर आपका, परिवार आपका, पर चले किसकी, किसी के जीजा जी की। अक्सर घरों में ऐसा होता है, फलाने मेहमान की चल रही है जी हमारे घर में, तो वो क्या है, बहुब्रीहि समास है। जिसके घर में किसी और की चले बहुब्रीहि समास है। सेम बात यहां भी है, शब्द इसका, नाम इसका, काम इसका, पर प्रधान कौन, अन्य पद, अन्य पद प्रधान होगा। तो जहां ऐसा हो वहीं पे होता है बहुब्रीहि समास। ये तो रही इसकी डेफिनेशन, इसको सीधे तरीके से समझिए।
देखिए, हमारे आसपास गली समाज में कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी व्यक्ति की स्पेशलिटी के आधार पे उसका एक नाम रख दिया जाता है। उसके अंदर कोई स्पेशलिटी है, कोई क्वालिटी है, तो उसका एक नाम रख दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आकार में लंबा है तो उसको क्या कह दिया जाएगा? लंबू। अगर कोई व्यक्ति लंबा है तो क्या कह दिया जाएगा? लंबू। या फिर अगर किसी व्यक्ति का कोई काम है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका केबल, टीवी केबल का काम है, तो उसका नाम के साथ केबल जुड़ जाता है, फलाना केबल, फलाना केबल, राजीव केबल, ठीक है ना। तो कई बार उसको केवल ही बोल दिया जाता है कि केवल के घर जाना है, तो वो केवल पता चल जाएगा कि कौन है। यानी किसी की कोई स्पेशलिटी है, उसके आधार पे उसका नाम रख दिया गया, तो वहीं पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास। अभी आपको पता है, थोड़े दिन पहले एक गैंग जो है वो नॉर्थ इंडिया में पूरी सक्रिय रहती है, जिसको हम कहते हैं जी बच्चे उठा लेते हैं काले कच्छे वाले। अब क्यों? वो क्या डालते हैं? काले कच्छे, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? काले कच्छे वाले। स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी के आधार पे उनका नाम रख दिया गया। तो अगर ऐसे कोई भी नाम रख दिया जाए किसी की स्पेशलिटी के आधार पे, वही होता है बहुब्रीहि समास। अब ये पौराणिक समय में भी होता था। कैसे? देखिए, मैंने यहाँ पे एक नाम रख दिया है, नाम लिख दिया है नीलकंठ। अब नीलकंठ किसका नाम है? देखो, मैंने लिखा है नीलकंठ, पर नाम किसका है? ये शिव का। अब आप एक चीज देखिए, लिखा है नीलकंठ, घर है ये, चल किसकी रही है? किसी और की, मतलब अन्य पद ही प्रधान हुआ ना। नाम लिखा है ये, हमें बोध किसका हुआ? इसका। तो अगर नीलकंठ से हमें शिवजी का बोध हुआ तो इसका मतलब प्रधान क्या है? यही हुआ। अब रही दूसरी बात। दूसरी बात क्या है कि छंटा हुआ नाम। अब छंटा हुआ नाम ही तो है, देखिए स्पेशलिटी के आधार पे नीलकंठ क्यों रखा गया नाम? तो शिवजी ने एक बार समुद्र का जब मंथन हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जहर पी लिया था, विष पी लिया था, और उस विष के कारण उनका कंठ जो है, कंठ यानी गला, वो नीला हो गया था। अब नीला गला हो गया तो हम क्या कहेंगे? उसको नीलकंठ ही कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उनका कंठ नीला था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ रख दिया गया स्पेशलिटी के आधार पे। इसी प्रकार से लंबोदर। अब लंबोदर, लंबा, उदर होता है पेट, लंबा पेट। लंबा पेट गणेश जी का नाम है। क्यों? क्योंकि उनका पेट बहुत बड़ा पेट है। तो जब बड़ा पेट है तो इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया? लंबोदर। तो आज के टाइम में हम मोटू बोल देते हैं, बात तो सेम है। लंबोदर ये संस्कृत में है। ऐसे ही होता है ना, जब हम किसी की इंग्लिश में तारीफ कर दें या इंग्लिश में उसको कुछ गलत भी बोल दें तो उसको लगता है वाह क्या बात है, मेरी तारीफ कर दी गई है। पर अगर उसको हम हिंदी में बोल दें तो फिर उसको बुरा लग जाता है। तो सेम बात यहाँ भी है, लंबोदर। इसी प्रकार से गजानन। गज होता है हाथी, आनन यानी सिर। तो हाथी का सिर किसका है? गणेश जी का। तो दोनों जगहों से हमें किसका बोध हो रहा है? गणेश का बोध हो रहा है। तो अब देखिए, गजानन, हाथी का सिर। हाथी का सिर है, आप सब जानते हो, आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि हाथी का सिर है एक उनका। तो गजानन यानी हाथी के सिर वाले जो हैं वो गणेश जी। अब वही बात है, स्पेशलिटी है, हाथी का सिर है उनका। फर्क नहीं पड़ता वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, फर्क ये है कि कोई ना कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए, नेगेटिव में ही सही हो। काले कच्छे वाले पॉजिटिव में थोड़ी है, नेगेटिव में है, पर नाम है। तो वही बात है, उनकी स्पेशलिटी के आधार पे नाम रखा गया है। इसी प्रकार से दशानन। अब दशानन क्या? दश, आनन यानी सिर, तो 10 सिर, रावण। अब बोध हमें किसका हो रहा है? रावण का। तो अगर कहीं भी छटा हुआ नाम हो, हमेशा कहाँ होता है? बहुब्रीहि समास। एक और देख लेते हैं इसमें, पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर क्या? पीत यानी पीले, अंबर यानी वस्त्र। तो पीले कपड़े जो पहनते हैं, कौन पहनते हैं पीले कपड़े? हमेशा उनकी यही ड्रेस है, रोज आप उनको उसी ड्रेस में देखोगे। उनकी जैसे बैंक वाले होते हैं ना, एक ही ड्रेस में जाते हैं रोज, तो इसी प्रकार से पीतांबर जो है यहाँ पे, ये भी एक ही ड्रेस में, पीत यानी पीले, अंबर यानी कपड़े। तो कौन? भगवान विष्णु। विष्णु कह लो या कृष्ण जी कह लो आप, विष्णु या
कृष्ण जी आप उनको बोल सकते हो। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, जिसमें क्या होता है, हमें किसी अन्य का बोध होता है। तो जब अन्य का बोध हो तो वही होता है हमारे पास बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखिए तत्पुरुष समास में क्या कहा जाता है, इसमें कुछ विभक्तियों का लोप होता है, कारक विभक्तियां होती हैं कुछ। देखिए हमारे पास एक चैप्टर आता है कारक, आने वाले समय में हम उसको जरूर करेंगे, फिलहाल आप यहां से समझिए। कारक जो है वो किसी कार्य को करने में हेल्प करने वाला जो होता है, एक शब्द शब्दांश होता है, उसको कारक कहा जाता है। फिलहाल ये आप इसकी बात याद रखिए। तो इसमें क्या होता है, कारक विभक्ति का लोप पाया जाता है। तत्पुरुष समास के अंदर कारक विभक्ति का लोप पाया जाता है। आपने यहाँ पे एक प्रश्न पूछना है, तत्पुरुष समास को अगर आपने करना है तो एक प्रश्न पूछना पड़ेगा, और वो प्रश्न क्या है, प्रश्न है यह क्या होता है। आपने अगर कोई शब्द लिखा हुआ मिल जाए, आपने पूछना है कि यह क्या होता है। अगर उसके उत्तर में कारक विभक्ति का लोप मिल जाए तो हमेशा याद रखना तत्पुरुष समास है। कैसे, देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे जैसे ये है, सबसे पहले है हमारे पास राजपुत्र। मैं कहूँ राजपुत्र क्या होता है, आप कहोगे जी जो राजा का पुत्र होता है। अब राजपुत्र कौन होगा, राजा का पुत्र। इसी प्रकार से राम भक्त, राम भक्त कौन होगा, राम का भक्त, राम भक्त। आप बीती, आप बीती मतलब अपने पर बीती। अगर कोई चीज अपने पर बीत जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूं, मतलब मेरे ऊपर बीती हुई है। तो आप बीती यानी अपने पर बीती। इसी प्रकार से सिर दर्द, सिर दर्द क्या होता है, सिर में दर्द नहीं। मैंने ये नहीं पूछा कि दर्द हो कहाँ रहा है, मैंने पूछा है दर्द होता क्या है। ये सिर दर्द, मुझे नहीं पता सिर दर्द क्या है, आप बताइए सिर दर्द क्या है। आप कहोगे जी सिर का दर्द जो होता है ना सर, उसको सिर दर्द कहा जाता है। टांग का दर्द टांग दर्द, पेट का दर्द पेट दर्द, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये क्या है, सिर दर्द यानी सिर का दर्द। अब देखिए यहाँ पे का, पर या का, ये इसी प्रकार से और भी कई सारे हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ ना कुछ विभक्तियों का लोप पाया गया है। यानी हमें राजपुत्र का पता चल गया कि राजा का पुत्र, तो ये जो का जो है इस विभक्ति का लोप है। राम के राम भक्त, राम का भक्त में भी विभक्ति का लोप है। तो इसी प्रकार से जहां भी ऐसा हो, कुछ कुछ विभक्तियों का लोप पाया जाता है, वही क्या होता है हमारे पास तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के अंदर विभक्तियों का लोप पाया जाता है, कारक विभक्तियों का लोप। अब देखिए क्या होता है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब वो यहाँ से क्या करेगा, इसके साथ कारक जोड़ देगा। यानी हमें पता होना चाहिए कि का विभक्ति किस कारक की है। तो का विभक्ति जो होती है वो संबंध कारक की विभक्ति होती है। तो इसमें हो गया संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष, जिस कारक की विभक्ति होगी वही उसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये पर है अधिकरण, तो ये हो गई अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से ये जो होता है हमारे पास तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नय्य तत्पुरुष समास। देखिए नय्य तत्पुरुष समास में क्या होता है, नहीं का बोध होता है। नहीं का बोध, नहीं का बोध होता है। तो देखिए क्या होता है, हम हमेशा नहीं के लिए नहीं शब्द का प्रयोग करते ही नहीं है। आपसे कोई पूछ ले चाय पियोगे, पानी पियोगे, अभी इसका मतलब क्या है, आपने नहीं तो कहा, पर आपने क्या नहीं कहा, नहीं कहा। वही बात है ना, नहीं नहीं हो गया बहुत। चलो अब देखिए क्या है, इसमें नहीं का बोध होता है। नहीं नहीं होगा पर नहीं का बोध होगा। जैसे अनजान,
अज्ञान, अनपढ़। देखिए अनजान कौन होता है? जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो। अज्ञान कौन होता है? जिसको कुछ ज्ञान ना हो। अनपढ़ कौन होता है? जो पढ़ा लिखा ना हो। तो हमें तीनों जगहों से किसका बोध हुआ है? नहीं का बोध हुआ है। तो अगर नहीं का बोध हो तो वहीं पे होता है हमारे पास नञ्य तत्पुरुष समास। नहीं का बोध हो जिस शब्द से नञ्य तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए ये न जो है ना, इसमें आप ये मत सोचना कि तत्पुरुष में किया था हमने कि न विभक्ति, न कोई कारक विभक्ति नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कारक चैप्टर में हम इसको कर लेंगे, कल हम नेक्स्ट कारक के चैप्टर को ही कर लेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पूरा चैप्टर, ठीक है। तो ये नञ्य तत्पुरुष में क्या होता है? नहीं का बोध होता है। आसान है, इजी है बहुत। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिस समास में पहला पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को या तो बदल देते हैं या कुछ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने एक नञ्य तत्पुरुष में भी किया, क्लियर कराऊंगा। जैसे यह है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान होना, पर अगर मैं इसके साथ अ जोड़ दूं, अज्ञान, आप देखिए ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान होना। मैंने जैसे ही इसमें अ जोड़ दिया, अव्यय यानी उपसर्ग जोड़ दिया अ, तो यहां से क्या हो गया? इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। जान, जान मतलब जानने वाला, किसी चीज को जानने वाला। वो आजकल वाली जान नहीं है, ये जान वाला जान है, जानने वाला जान, ठीक है ना। तो जान मतलब जानना। अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ में अन जोड़ देता हूं, ये बन गया अनजान, न जानने वाला। अब देखिए इसके आने से अर्थ जो है इसका वो बदल गया। तो जब ऐसा होता है वहीं होता है अव्ययी भाव समास। तो अब देखिए नञ्य तत्पुरुष में और इसमें फर्क क्या आ जाता है? आपके पास सबसे पहली बात रहेगी कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में नञ्य तत्पुरुष समास हुआ तो यहाँ पे नञ्य तत्पुरुष है, यहाँ पे नञ्य तत्पुरुष है, अगर अव्ययी भाव नहीं हुआ तो। पर अगर ऐसा हुआ, अव्ययी भाव हुआ, नञ्य तत्पुरुष नहीं हुआ, तो फिर ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये तो डिपेंड रहेगा ऑप्शंस के ऊपर, आपके पास है दोनों इसमें। इसी प्रकार से आप देखिए इसमें और क्या होता है? प्रतिदिन, प्रति का दिन का मतलब एक दिन, प्रति हर रोज, प्रतिदिन। तो अर्थ में कुछ परिवर्तन हुआ, ये तो पूरा बदला था, अर्थ अपोजिट हो गया था, पर इसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेशक, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और किया था रातों रात, रातों रात। ये रातों रात मतलब रात, रातों रात मतलब रात ही रात में। तो यहाँ पे क्या हुआ? अर्थ में परिवर्तन हुआ इन सब के आने से। जैसे शक में बे आ गया, रातों में रात, रातों रात में रातों आ गया, और प्रतिदिन में प्रति आ गया। ये सारे जो हैं ये होते हैं अव्यय, तो इसलिए इसको कहा जाता है अव्ययी भाव समास। क्लियर है बात? उसके बाद हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, यहां से कर्मधारय समास में जब किन्हीं दो असमान वस्तुओं की आपस में तुलना कर दी जाएगी। वैसे इसमें क्या होता है कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, पर छोड़िए आप उस बात को। आपने याद क्या रखना है इसमें कि जब किन्हीं दो असमान वस्तुओं की आपस में तुलना की जाएगी। असमान वस्तुएं कैसे? मान लीजिए मेरे पास कोई गुलाब का फूल है और कोई पत्थर है। मैं कहूँ ये तो पत्थर ऐसा है जैसे ये गुलाब का फूल है, तो क्या गुलाब के फूल की और पत्थर की कोई समानता है? कोई समानता नहीं है। पर अगर मैं इस पत्थर को ही गुलाब का फूल, मैंने पत्थर फेंका, वो किसी व्यक्ति को जाके ऐसे लगा जैसे गुलाब का फूल लगा हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? मतलब मैंने तुलना कर दी, पर पत्थर और गुलाब के फूल की आपस में कोई समानता नहीं है। तो कर्मधारय समास में क्या होगा? इन्हीं की समानता करके दिखाई जाएगी। जैसे सुनिए मेरी बात, ये देखिए, देखिए चरण कमल। अब चरण तो हैं, पर क्या कमल के समान? देखिए क्या कभी चरण यानी पैर
कमल के समान हो सकते हैं, पर अगर वो इतने कोमल हो, यानी सुंदर अगर किसी के पैर हैं तो उसकी सुंदरता की उसमें प्रशंसा कर दी गई है कि ये तो बहुत ही सुंदर हैं, कैसे, कमल के समान चरण, कमल के समान। तो अब देखिए कमल की और चरणों की आपस में कोई समानता नहीं है, पर यहाँ पे बोल दिया गया है चरण कमल, यानी कमल के समान। कमल के समान चरण। अब देखिए चरण और कमल दोनों क्या है, अपोजिट चीजें, मतलब अलग अलग चीजें हैं। इसी प्रकार से कमल नयन, यहां पे भी कहा गया है कमल के समान क्या, नयन, आंखें। अब आंखें क्या कभी कमल के समान हो सकती हैं? नहीं हो सकती, पर इसमें एक करके दिखा दिया। ऐसे ही नील गगन, यानी वह गगन जो नीला है, नीला है जो गगन। अब गगन तो है काला, गगन है काला, वो हमें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कारण, जो इसमें डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स होते हैं, उनके कारण हमें प्रकाश जो है वो बिखर जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन उसको कहा जाता है, उसके कारण हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। पर एक्चुअल में आकाश जो है उसका रंग, गगन का रंग क्या है, काला रंग है। जैसे अभी भारत ने गगनयान लॉन्च किया था अभी, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर वो स्थित रहता है, इसलिए गगन जो है उसी को कहा जाता है। तो काला है वो, पर इसमें कहा गया है कि नीला है जो गगन। अब गगन नीला नहीं है, काला है, तो पर उसकी तुलना कर दी गई है, समानता बता दी गई है। तो जहां ऐसा हो के समान और है जो, अगर ये कहीं आ जाएं तो वहां पे होता है कर्मधारय समास। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें द्विगु समास। आपने इसको याद रखना है द्विगु नंबर 1 से ही, द्विगु नंबर 1, द्विगु नंबर 1, आपने इसको यही बात याद रखनी है। आप इसको 4-5 बार बोलोगे, द्विगु नंबर 1, द्विगु नंबर 1, द्विगु नंबर 1, द्विगु नंबर 1, तो आपके याद रह जाए कि द्विगु जो है वो नंबर 1 है। आंटी नंबर 1, चाची नंबर 1, ताई नंबर 1, द्विगु नंबर 1, इसी प्रकार से द्विगु नंबर 1 भी है। तो द्विगु नंबर 1 जो है आपने इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि द्विगु समास का प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद वो क्या होता है, संख्यावाचक। प्रथम पद जो है वो होता है कैसा, संख्यावाचक, गिनती का। जैसे त्रिभुवन, त्रिफला, चौमासा, षटमुख, जो भी ऐसा हो जिस पद का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस पद का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो, वो क्या होता है, द्विगु नंबर 1। नंबर यानी गिनती, संख्या यानी गिनती, तो द्विगु नंबर 1, गिनती नंबर 1, गिनती, द्विगु नंबर 1। तो त्रिभुवन, त्रिफला, चौमासा, षटमुख, सबके त्रिभुवन यानी 3 भवन, त्रिफला यानी 3 फल, चौमासा यानी 4 मास, षटमुख यानी 6 मुख। तो ये जो हैं हमारे पास सारे के सारे पहले पद क्या हैं इनके, संख्यावाचक। अगर पहले पद संख्यावाचक हो तो समास होगा कौन सा, द्विगु नंबर 1, द्विगु नंबर 1, द्विगु नंबर 1। कन्फ्यूजन आपको पता है कहाँ पे क्रिएट होगी, इस द्विगु में और इस द्वंद्व में, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। सीधी बात याद रखनी है, द्विगु तो होता है नंबर 1, द्विगु नंबर 1, द्विगु नंबर 1, बस यही बात आपने याद रखनी, ठीक है। तो समास के चैप्टर में इतना ही था, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर किसी कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें से चैप्टर में आपको कई डाउट मिलेंगे, तो आप ज़रूर उनको एक बार बताना, फिर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू।